हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो अरस्तु के विचारों की श्रृंखला में आज हम अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। अरस्तु दास्ता को वैधानिक मानता है, उचित मानता है। उसके शब्दों को, उसके कथन को मैं आपके समक्ष उल्लेखित करना चाहूँगा। वो क्या कहता है? जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। अर्थात समाज में प्राकृतिक दृष्टि से अरस्तु दास प्रथा को वैध मानता है और उचित मानता है। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार उसकी रूढ़िवादिता के प्रमाण हैं, क्योंकि उस समय दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी, हिस्सा थी। दासों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता था, क्योंकि सारा देश इनके परिश्रम पर जीता था। तत्समय दो प्रकार की संपत्ति यूनानी लोग मानते थे, एक प्राकृतिक संपत्ति और एक अप्राकृतिक संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति वह है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, अप्राकृतिक संपत्ति जो व्यक्ति द्वारा स्वयं द्वारा अर्जित है। तो इसमें इसको दूसरे रूप में मैं कहूँ चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में मकान, ज़मीन, जायदाद, पैसे, ये इस तरह की ये अचल संपत्ति है। और चल संपत्ति में हाथी, घोड़ा, बैल और दास, ये चल संपत्ति माना जाता था। तो इस तरह से अरस्तु की ये घृणित मानसिकता का परिचायक था। अरस्तु के विचार में इस तरह की रूढ़िवादिता थी। दासों को राष्ट्रीय संपत्ति मानता था, क्योंकि सारा देश उनके परिश्रम पर ही जीता था। अरस्तु ने राष्ट्र की मर्यादा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस दास प्रथा को अनुमोदित किया। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में लिखा है, क्या लिखा है? स्वामी केवल दास का स्वामी है। वह कौन? स्वामी। उसका दास नहीं है, दास का स्वामी है स्वामी। अर्थात दास तो दास ही बन के रहेगा। जबकि आगे क्या लिखता है? जबकि दास केवल अपने स्वामी का ही दास है नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है, जो अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है। और फिर भी मनुष्य है, वह निश्चित ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा है। और एक कब्जे की परिभाषा यह है कि वह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने वाले से पृथक है। अरस्तु ने इस प्रकार के अपने वाक्यांश अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स में उल्लेखित किए हैं। और अरस्तु ने दो श्रेणियां बताई हैं संपत्ति की, निर्जीव और सजीव। दास प्रथा के आधार क्या क्या बताए अरस्तु ने? दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। अर्थात स्वामी का विकास दास के बिना संभव नहीं है और दास का जीवन यापन स्वामी के बिना संभव नहीं है। अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। अब दासता के और भी प्रकार बताए हैं अरस्तु ने। स्वाभाविक दासता, जो जन्म से ही मंदबुद्धि और अकुशल और अयोग्य होते हैं, स्वाभाविक रूप से दास होते हैं, नेचुरल स्लेवरी। एक वैधानिक दासता, जो लीगल स्लेवरी बोलते हैं। युद्ध कोई राजा करता है और युद्ध में बंदी बना लेता है, तो इस तरह के दास जो होते हैं उनको वैधानिक दास कहा है। इस प्रकार की वैधानिक दासता को अरस्तु ने यूनानियों पर लागू नहीं किया। और अरस्तु ने इसके साथ साथ बहुत सारे दासता के मुक्ति के उपाय भी बताए हैं, उनको भी हम लोग उल्लेखित करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। दासता का औचित्य बताते हुए कुछ बिंदु उकेरना चाहूँगा। अरस्तु ने बताया कि दासता प्राकृतिक है, अर्थात प्रकृति से ही व्यक्ति दास होता है, उसको दास ही रहना चाहिए।
दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है। दासता नैतिक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है दासता। दासता संपूर्ण समाज के हित में है। विवेकीय दृष्टिकोण से दास प्रथा का औचित्य भी सिद्ध किया है अरस्तु ने। और युद्ध का आधार भी दासता है। युद्ध संपत्ति के लिए लड़ा जाता है, युद्ध दास इकट्ठे करने के लिए लड़ा जाता है। इस प्रकार से विभिन्न आधार बताए हैं अरस्तु ने अपनी पुस्तक में कि दासता वैधानिक है, दासता उचित है, दासता प्राकृतिक है। यह चीज़ मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। यहाँ आकर के अरस्तु काफ़ी बौना सिद्ध हो जाता है कि एक प्रथम वैज्ञानिक होते हुए भी वह मानव जो प्राकृतिक दृष्टि से समान होता है, उसमें भी समाज में जन्म लेने के पश्चात वह इस तरह का विभेद पैदा करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।